Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10. So students, in today's video we will start reading with our next poem from the book First Flight. The name of the poem is Amanda, okay, and this poem is written by Robin Klein, right? So this poem is about a girl. The name of the girl is Amanda and she is a teenager girl, right? So वो अपनी टीनेज में है, जैसे कि आप सभी भी हैं, so इसी एज की वो गर्ल है और इस एज में एक बहुत ही नॉर्मल सा एक बात होती है सबके घरों में, आप सब ने भी फेस किया होगा कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हमें हमारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं, कंटिन्यूसली वो हमें एक वेल मैनर्ड एक वेल मैनर्ड पर्सन के रूप में वो हमें ग्रो करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि यही वो एज होती है कि जब हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और हम अपने अंदर हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इन अ वेल बिहेव्ड पर्सन. सो सेम होता है अमेंडा के साथ में. इन द पोम वी विल रीड दैट देयर इज हर मदर ऑल्सो एंड हर मदर इज कंटिन्यूसली नैगिंग एट हर मदर इज कंटिन्यूसली टेलिंग हर मिस्टेक्स. ओके, सो इस बारे में अमेंडा का रिएक्शन क्या है, व्हाट इज हर रिएक्शन एंड वो किस तरह से रिएक्ट करती है, इसी बारे में ये पोम है. तो ये सब हम पढ़ेंगे इस पोम में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज अमेंडा. ओके, before you read, so before starting reading the poem, let's get an idea about the poem. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. So this is a very general thing, it is a very normal with all of us कि हम सबको कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, हमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, कि डोंट डू दिस, डोंट डू डैट, ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे मत चलो. सो these all instructions we generally get to in our life. You too may feel that your freedom is curtailed. और जब इस तरह से इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं कंटिन्यूसली, हमें इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, सो व्हाट इज देयर इन आवर माइंड, हमारे माइंड में यही बात आती है कि आवर फ्रीडम इज कर्टेल. कर्टेल मीन्स किसी को लिमिटेड कर देना, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना. ओके, सो ये एक बात हम सबके माइंड में जनरली आती है. जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स हमें किसी बात के लिए मना करते हैं, हमें बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, और जब वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं तो हमारे मन में भी कभी ना कभी इस तरह की फीलिंग आती है कि हमारी जो फ्रीडम है वो फ्रीडम हमारी कंट्रोल कर दी गई है, हमारी फ्रीडम को शॉर्ट कर दिया गया है. ओके, सो इसी बारे में ये पोम है. जो पोम में जो कैरेक्टर है अमेंडा, शी इज़ अ गर्ल और द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ हर, उसके माइंड में भी यही चीज़ बार बार आ रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विथ आवर पोम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hurt your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Okay? So ये जो स्पीकर हैं, तो पोइट ने स्पीकर के बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं बताया है हमें, डेट हु इज़ द स्पीकर. सो स्पीकर कौन है, ये आइडिया हमें रीडर्स के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है. सो हम जो रीडर्स हैं हम ही अपने आप में आइडिया लगा सकते हैं. वी हैव टू गेट द आइडिया डेट हु इज़ द स्पीकर. सो स्पीकर कौन है यहाँ पे जो कि अमेंडा को इतने सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो कि अमेंडा को इतनी सारी बातें बता रहे हैं. सो हमारा आइडिया ये है कि जनरली आप सबके साथ भी होता है, घर पे आपको सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, बात बात पे आपको आपकी हर मिस्टेक को पॉइंट आउट करना, आपकी हर किसी गलत चीज़ को सही करना. सो जो मदर्स होती हैं, जनरली सब घरों में जो मदर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने बच्चों के साथ. तो इसीलिए जो मदर्स होती हैं जनरली वही अपने बच्चों की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करती हैं, उन्हें करेक्ट करती हैं, उन्हें एक वेल बिहेव्ड पर्सन बनाती हैं. सो हम भी यहाँ पे यही assume करते हैं that the speaker of this stanza is Amanda's mother. Okay, it is not given us clearly who is the speaker. We have to assume, we have to get our own idea. Okay, and we take that idea that the speaker here in this stanza is Amanda's mother. Okay, so Amanda's mother is talking to Amanda और वो क्या कह रही है अमेंडा से. So in this stanza, this is the first stanza of the poem. So first stanza जो है हमारा वो है अमेंडा की मदर ने ये बोला है और पूरे stanza में हम देख सकते हैं कि वो अमेंडा को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, राइट? सो वो क्या कह रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. सो जो अमेंडा है शी इज़ हैविंग दैट हैबिट कि शी इज़ बाइटिंग हर नेल्स. ओके, सो ये भी एक हैबिट है जो कि आपने भी देखी होगी अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी में, कि वो कंटिन्यूसली अपने नेल्स बाइट करते रहते हैं, राइट? अपने नेल्स, अपने हैंड्स, फिंगर्स को अपने मुंह में रखते हैं और कंटिन्यूसली वो नेल्स बाइट करते रहते हैं. सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट एक्चुअली, इट्स नॉट हाइजीनिक एट ऑल. सो अमेंडा की भी ये हैबिट
है शी इज़ हैविंग दैट हैबिट, और उनकी जो मदर है अमेंडा की, शी इज़ नॉट लाइकिंग दिस दैट हर डॉटर इज़ हैविंग दिस हैबिट। सो वो उस हैबिट को करेक्ट करना चाहती हैं और अमेंडा अभी भी अपने नेल्स बाइट कर रही है। तो जैसे ही अमेंडा की मदर ने देखा सो उन्होंने तुरंत उसको रोकते हुए कहा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमेंडा। अब नेक्स्ट अमेंडा जो है वहाँ पे बैठी हुई है अपने रूम में। व्हाट इज हंच? हंच मीन्स बेंड द बॉडी फॉरवर्ड। ओके, सो हियर इन द पिक्चर आप देख सकते हैं जब हमारे शोल्डर्स स्ट्रेट नहीं होते, हम उन्हें इस तरह से आगे बेंड कर लेते हैं, तो इस तरह से बेंडिंग पोस्चर में बैठना को हम कहते हैं हंच, राइट। तो उसकी मदर कह रही हैं डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो उनको कह रही हैं अपने शोल्डर्स को इस तरह से बेंड करके मत बैठो, स्ट्रेट होके बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। सो जो अमेंडा है वो वहाँ पे बेड, सोफा, चेयर जो भी चीज़ है वहाँ पे वो बैठी हुई है। कैसे? सिटिंग इन अ लेजी वे। स्लाउचिंग में सिटिंग इन अ लेजी मैनर। सो वो बहुत लेजीली वहाँ पर बैठी हुई है, वो स्ट्रेट होके नहीं बैठी हुई है। जैसे सोफे पे हम बैठे बैठे हल्का सा लेट जाते हैं, इस पोजीशन में, इस पोस्चर में वहाँ बैठी हुई है। और उसकी मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है दैट हर डॉटर इज सिटिंग लाइक दिस देयर। सो वो उनको मना कर रही हैं और वो उसको बार बार इंस्ट्रक्शन देते हुए क्या कह रही हैं, लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। वो कह रही हैं अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा सिट स्ट्रेट, डोंट बेंड योर शोल्डर्स एंड डोंट स्लाउच एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। सो इस पूरे स्टेंजा में शी इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हर डॉटर अमेंडा। सो ये ऐसी बातें हैं, जनरल बातें हैं जो कि आप सब भी अपने घरों में सुनते रहते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से। आपके एल्डर्स जो अगर सिबलिंग्स होंगे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, सो वो हमें इस तरह की बातों पे, बहुत ही जनरल बात है, आप सब ने भी अपने घर पे इस तरह की बातें, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस अपने घर पे अपने एल्डर से सुने होंगे। सो यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि अमेंडा के अंदर, उसके अंदर हैबिट है और उसकी मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो वो कंटिन्यूसली उनको मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करके उनको ठीक करने के लिए कह रही हैं, राइट। सो इट्स वेरी easy to understand this stanza. Now let's discuss some literary devices that are there. So first of all, let's discuss the rhyme scheme. So what is the rhyme scheme of this stanza? Our first word is Amanda. So let's mark it as A. The sound of Amanda is A, right? Second, next Amanda, again Amanda. So Amanda, Amanda, obviously they are similar. So again we will mark this like A. Next is straight. So straight is having some different sound from Amanda. So we will mark straight as B. Okay, next is Amanda, so again it will be A, so it will be A B A. Okay, so the rhyme scheme of first stanza is A B A. और similarly जितने भी stanzas हैं that are spoken by the speaker or we can say by the Amanda's mother, उन सभी stanzas में there is the same rhyme scheme, that is A B A. Okay, so आगे जब हम poem पढ़ेंगे we will see that all these stanzas that are spoken by Amanda's mother, all those stanzas are having the same rhyme scheme A B A, right? Okay, one more literary device that we can see here is alliteration. So what is alliteration? Now you all know, you all are aware about alliteration. It is the repetition of the same consonant sound. Okay, so here in the third line we can see stop, slouching, sit and straight. Okay, stop, slouching, sit, straight. So these all words are having the same consonant sound in the beginning. So it is the repetition of the same consonant sound, and this literary device is known as alliteration. Okay, next to one more literary device that we can see here is anaphora. So what is anaphora? Anaphora is the repetition of the same word in the beginning of a sentence. Okay, so जब दो या दो से ज़्यादा lines की जो starting है वो starting same word से होती है, same word is repeated in the beginning of the sentence, two or more sentence, then the literary device is known as anaphora. Okay, so this literary device we have discussed earlier also. So this is the use of anaphora, don't bite, don't hunch. So these two lines are starting with the same word, that is don't. Okay, so this is the use of anaphora, right? So this is the first stanza of the poem, and these are the instructions, or we can say these are the things that are spoken by Amanda's mother to Amanda. Okay, next stanza.
There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Okay, so जो अमेंडा की मदर है उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो जो उन्होंने बातें बोली हैं, वो सुनने के बाद आफ्टर डैट व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अमेंडा, अमेंडा किस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसको क्या लग रहा है, वो अपनी मदर के इंस्ट्रक्शंस को किस वे में ले रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, दैट इज़ गिवन हियर इन सेकेंड स्टेंजा. ओके, सो इन द सेकेंड स्टेंजा वी कैन सी अमेंडाज रिएक्शन. ओके, सो वो अपनी मदर की इस कंटिन्यूस जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको सुन के वो इतनी ज़्यादा फेड अप हो गई है कि दैट शी इज़ नॉट इवन लिसनिंग टू हर मदर, शी इज़ नॉट गिविंग एनी अटेंशन दैट व्हाट हर मदर इज सेइंग, शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड. ओके, वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है क्योंकि वो अपनी मदर की इस कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन से शी इज़ सो मच फेड अप, शी इज़ सो मच अपसेट दैट शी हैज़ क्रिएटेड हर ओन वर्ड, हर ओन पीसफुल वर्ड. ओके, सो यहाँ पे वो क्या सोच रही है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, वो इस तरह से फील कर रही है, रियलाइज़ कर रही है कि आई एम नॉट हियर ओनली, यहाँ मेरी मदर मुझे कंटिन्यूसली शी इज़ शाउटिंग ऑन मी, शी इज़ कंटिन्यूसली गिविंग मी सो मैनी इंस्ट्रक्शंस. तो जो अमेंडा है वो इस तरह से रियलाइज़ कर रही है, इस तरह से वो इमेजिन कर रही है दैट शी इज़ नॉट देयर ओनली, वो इमेजिन कर रही है कि वो कहाँ पर है इस समय. वो उसको लग रहा है कि देयर इज़ अ सी एंड द सी इज़ वेरी लैंग्वेज एंड एमरल्ड. ओके, व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी रिलैक्स्ड. ओके, सो वो इमेजिन कर रही है कि एक बहुत बड़ा सी है और वो जो सी है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत रिलैक्सिंग वो लग रहा है, एंड दैट इज़ एमरल्ड सी. व्हाट इज़ एमरल्ड, एमरल्ड इज़ अ प्रेशियस स्टोन ऑफ ग्रीन कलर. सो हियर यू कैन सी दिस प्रेशियस स्टोन ऑफ ग्रीन कलर इज़ नोन एज एमरल्ड. और यहाँ पे एमरल्ड सी जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे एमरल्ड इज़ द ग्रीन कलर ऑफ दिस स्टोन. ओके, सो यहाँ पे जो एमरल्ड स्टोन होता है उसके ग्रीन कलर को यहाँ पे रेफर किया गया है. सो दैट सी इज़ हैविंग द ग्रीन कलर ऑफ एमरल्ड. ओके, सो वो क्या इमेजिन कर रही है कि देयर इज़ अ सी, अ वास्ट सी, अ वेरी रिलैक्सिंग सी with the green color where the sole inhabitant is me, and in that vast sea there is only one inhabitant. Soul means only, so in that sea there is only one inhabitant. Inhabitant means resident. So उस पूरे sea में सिर्फ एक ही creature है और we can see वहाँ पे सिर्फ एक ही resident है, and that is Amanda. Okay, so आप यहाँ पे we can imagine कि Amanda कितनी ज़्यादा upset है, वो कितने नेगेटिव वे में अपनी मदर की जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने नेगेटिव वे में ले रही है कि वो उन सबसे दूर जाना चाहती है और वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसके आसपास कोई लोग हैं जो उसको कंटिन्यूसली उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं. सो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शी इज़ हैविंग अ डीप डिज़ायर फॉर फ्रीडम, शी इज़ हैविंग अ डीप डिज़ायर फॉर सम पीस. ओके, सो वो क्या चाह रही है, वो इमेजिन कर रही है कि देयर इज़ अ वास्ट सी ऑफ ग्रीन कलर, एंड इन दैट सी शी इज़ द ओनली resident in that entire sea. She is there all alone, a mermaid, and she is imagine herself as a mermaid. Okay, what is mermaid, mermaid is this sea creature. आप सब ने भी देखा होगा जो फेरी टेल्स होती हैं उन सब में देखा होगा, ये जो mermaids होती हैं ये हाफ तो ह्यूमन बॉडी होती है इनकी, और यहाँ से ये हाफ जो होती हैं ये फिश की तरह होती है, फिश की टेल की तरह इनकी भी टेल होती है, और ऊपर से हाफ बॉडी इनकी लाइक ह्यूमन बींग्स होती है. सो इन सी क्रिएचर्स को वी कॉल मर्मेड. सो वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि दैट शी इज़ अ मर्मेड एंड शी इज़ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इन दैट सी. व्हाट इज़ ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, और वी कैन से शी इज़ स्विमिंग स्लोली. blissfully means happily. So she is imagined that she is a mermaid and she is swimming, she is moving slowly in that vast green sea happily and she is all alone there. Okay, so वो उसके माइंड में इतना ज़्यादा अपसेट है, वो इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि वो उस रियलिटी से एस्केप करना चाहती है, और एस्केप करके शी वॉन्टेड टू गो इन अ न्यू वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट इज़ देयर इन हर इमेजिनेशन. राइट, सो उसके इमेजिनेशन में एक न्यू वर्ल्ड है, वहाँ पे वो एस्केप करके जाना चाहती है, और वहाँ वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वहाँ देयर इज़ नो वन टू कंट्रोल हर, देयर इज़ नो वन टू कंट्रोल हर फ्रीडम देयर, एंड शी इज़ देयर ऑल अलोन एंड शी इज़ एंजॉइंग देयर हर ऑन लाइफ इन द वे एज शी वांटेड. ओके, सो जिस तरह से वो रहना चाहती है, जिस तरह से वो इंजॉय करना चाहती है अपनी लाइफ, वैसे वो इंजॉय कर रही है. सो अपनी इमेजिनेशन में वो क्या इमेजिन कर रही है, वो इमेजिन कर रही है कि दैट शी इज़ अ मरमेड एंड शी इज़ स्विमिंग स्लोली, शी इज़ moving slowly in a vast sea of green color, a sea that
is very relaxing and she is very happy there, and she is the sole inhabitant there. She is the only human being, or we can say she is the only creature who is there in that vast sea, right? So this is the second stanza of the poem, and in this poem again we can see some literary devices, some poetic devices that are used in this stanza. So first of all, let's see the rhyme scheme. So the first word is see. C, we will mark C is A, right? Second is me. So C and me, yes, they are similar. So again me is A. Okay. Next is blissfully. So the last sound is again E. Like C, me, blissfully. The ending sound is again E. So this will also be A. So the rhyme scheme of the second stanza is A, and this stanza is the, we can say, imaginative world of Amanda. So after the stanza that is spoken by the mother, we will read in the poem the second stanza, that is a reaction of Amanda, and in this stanza the rhyme scheme is same again. We will see the same rhyme scheme A in all these stanzas, right? So जितने भी stanzas हैं जो कि अमेंडा के रिएक्शन को शो कर रहे हैं, अमेंडा के एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड को शो कर रहे हैं, उन सभी stanzas में we will see this same rhyme scheme, right? Okay. One more literary device that we can see here. Okay, first of all we have discussed rhyme scheme. Next we can see allusion here. Now what is allusion? Allusion is something, जब भी हम किसी बहुत ही फेमस पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, प्लेस को हम रेफ़र करते हैं, ओके हम किसी भी इम्पॉर्टेंट या बहुत ही फेमस पर्सन का, ऑब्जेक्ट का या प्लेस को हम रेफ़र करते हैं अपनी पोम में, देन दैट लिटरेरी डिवाइस इज नोन एज allusion. सो हियर यहाँ पे जो मर्मेड को रेफ़र किया गया है, अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है, शी इज़ इमेजिनिंग हरसेल्फ एज अ मर्मेड. सो यहाँ पे जो मर्मेड को रेफ़र किया गया है, दिस इज अगेन इट इज़ अ पोइटिक डिवाइस, इट इज़ नोन एज allusion, right? Next, if did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So again there is Amanda's mother here. वापस से Amanda की mother जो है, she is the speaker of this stanza. वो इस stanza को बोल रही हैं, वो फिर से Amanda से कुछ instruction दे रही हैं, कुछ बातें वो कर रही हैं. So now what is she saying? Did you finish your homework, Amanda? So again ये बहुत ही जनरल सी बातें हैं जो कि हम सब घर पे सुनते हैं, आप सब ने भी सुना होगा अपने पेरेंट्स से इस तरह की बातें. सो वो कह रही हैं, अमेंडा से पूछ रही हैं कि अमेंडा डिड यू फिनिश योर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट शी इज सेइंग डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा. सो ये एक इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है जो कि सभी स्टूडेंट्स से, इस एज में जो बच्चे होते हैं सभी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क दे शुड टाइडी अप देयर रूम्स, दे शुड टाइडी अप देयर थिंग्स एंड देयर स्टफ. सो यही बातें उसकी मदर पूछ रही हैं. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा. नेक्स्ट वो कह रही हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क, आफ्टर टाइडिंग अप योर रूम, यू शुड ऑल्सो क्लीन अप योर शूज़. क्योंकि ये भी उन्होंने अपनी डॉटर अमेंडा से कहा था दैट शी शुड क्लीन हर शूज़ ऑल्सो. ओके, सो यही बातें वो पूछ रही हैं कि जो मैंने तुमसे कहा था, हैव यू डन ऑल द थिंग्स, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू टाइडी अप योर रूम एंड हैव यू क्लीन योर शूज़, राइट. सो अगेन ये सारे वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी वो बातें हैं जो कि अमेंडा की मदर अमेंडा से कंटिन्यूसली कर रही हैं, कंटिन्यूसली वो पूछ रही हैं. ओके, सो हियर इन दिस स्टेंजा अगेन वी कैन सी सम लिटरेरी डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम इज द सेम एज आई हैव टोल्ड अर्लियर. जितनी भी स्टेंजाज हैं डेट आर स्पोकन बाय इन द स्टेंजा वेयर द स्पीकर इज अमेंडाज मदर. ओके, सो इन ऑल दोज स्टेंजा द राइम स्कीम इज सेम, दैट इज A BA. Okay, so in the first, second and fourth line the last word is Amanda, so they are having the same rhyme scheme, thus that is A, and the third line shoes, it is different sound, so the rhyme scheme of this line is B. Okay, so the rhyme scheme of this stanza is A BA, right. Okay, apart from this there is the use of anaphora. We have discussed this also earlier. So these two lines they are having the same word in the beginning. Okay, so beginning में same word जो है वो repeat हो रहा है, so this is the use of anaphora, right. Okay, one more literary device that we can see here, and in the first stanza also it was the use of repetition. What is repetition? Repetition is something जब कोई word जो होता है बार बार repeat होता है, that is repetition. So we can see very clearly that Amanda, these words, this word is repeated again and again. Okay, so this is the use of repetition, right.
Next, see what is the reaction of Amanda. So, what is she thinking? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Again, Amanda is completely lost in her own world. She is not paying any attention what her mother is saying. और वो किस तरह से react कर रही है, अब उसके mind में क्या चल रहा है? She thinking that she is an orphan. What is orphan? Orphan is a child who does not have parents. Okay, so जिनके parents की death हो जाती है, उन बच्चों को कहते हैं ऑर्फन. सो अब जो अमेंडा है अगेन वो इन सब चीज़ों से एस्केप चाहती है, वो इस रियलिटी से कि वो अपने घर पे है और अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ है, और जो मदर है वो कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही हैं, कंटिन्यूसली यू नो शी इज शाउटिंग, शी इज स्कोल्डिंग हर. तो इस रियलिटी से अमेंडा वांटेड टू एस्केप, शी वांटेड टू एस्केप टू हर ओन वर्ल्ड. सो अगेन वो क्या इमेजिन कर रही है? शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज एन ऑर्फन. ओके, रोमिंग द स्ट्रीट, एंड ऑर्फन हु इज रोमिंग द स्ट्रीट, हु इज वॉन्डरिंग द street without any care. Okay, so again वो imagine कर रहे हैं कि there is no one to control her, there is no one to give any instruction to her because she is an orphan and she is roaming freely in the streets. I pattern soft dust with my hushed bare feet. और वो street में roam करते हुए क्या कर रही है? तो आपने से भी अपने घरों के आसपास कभी ऐसे देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से गलियों में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और जनरली वो कैसे होते हैं? bare feet होते हैं, उनके पैरों में फुटवेयर्स नहीं होती. ओके, तो अपने बेयर फीट से वो क्या कर रही है? शी इज मेकिंग सम पैटर्न. ओके, पैटर्न सॉफ्ट डस्ट. सो स्ट्रीट पे जो डस्ट है उन डस्ट पे वो पैटर्न बना रही है, डिफरेंट डिजाइंस बना रही है, किसके साथ? अपने फीट का यूज करके. ओके, सो ये भी आपने देखा होगा, आप भी करते होंगे. जैसे सपोज किसी कभी गाड़ी के ऊपर भी डस्ट आ जाती है, राइट, गाड़ी के मिरर पे डस्ट आ जाती है, तो उसको भी फिंगर से हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं. ओके, सो इन द सिमिलरली सेम वे जो अमेंडा है वो इमेजिन कर रही है कि वो बेयर फीट है, शी इज नॉट हैविंग एनी फुटवेयर्स, एंड विथ द हेल्प ऑफ हिज फीट शी इज मेकिंग सम पैटर्न, सम डिजाइंस इन द सॉफ्ट डस्ट. ओके, एंड हर फीट आर हस्ड. हस्ड मीन्स वेरी क्वाइट और वेरी काम. ओके, सो जब पैरों में फुटवेयर नहीं है तो फिर पैरों से चलते समय कोई आवाज़ नहीं होगी. शी इज मेकिंग नो नॉइज और वेरी कामली, वेरी क्वाइटली शी इज मेकिंग सम पैटर्न, सम डिजाइंस इन द डस्ट इन द स्ट्रीट. ओके, The silence is golden, the freedom is sweet. और अब जब वो अकेली है, there is no one to control her, there is no one to give any instructions to her, so there is complete peace, there is complete silence. तो उसको क्या लग रहा है? वो कह रही है कि this silence is golden, this silence is like gold. Okay, so जो gold होता है that is something very precious, so she is comparing this silence with gold. Okay, उसके लिए ये जो silence है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा fed up हो गई है अपने मदर की शाउटिंग से. सो अब जो वो अपने खुद के वर्ल्ड में जो उसका इमेजिनेटिव वर्ल्ड है वहाँ पे वो अपने आप को इमेजिन कर रही है लाइक एन ऑर्फन हु इज़ यू नो टोटली फ्री एंड हु इज़ रोमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट्स एंड देयर इज़ नो वन टू कंट्रोल हर. सो जो साइलेंस वहाँ पे है, सो इज़ कंपेयरिंग की जो साइलेंस है दैट इज़ लाइक गोल्ड. ओके, दिस साइलेंस इज एज प्रीशियस एज गोल्ड. द फ्रीडम इज स्वीट एंड नाउ द फ्रीडम दैट इज शी हैविंग. सो वो टोटली फ्री है. ओके, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा. नो वन इज curtailing her freedom. सो वो पूरी तरह से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रही है. सो अब जो उसको फ्रीडम मिली है वो फ्रीडम भी उसको बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही है. ओके, सो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. शी वॉन्टेड टू हैव एन एस्केप फ्रॉम दिस रियलिटी बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी हार्श रियलिटी फॉर हर. ओके, शी इज़ वेरी मच अपसेट. वो इस माहौल से बहुत दूर जाना चाहती है, अपने खुद के इमेजिनेटिव वर्ल्ड में वो जाना चाहती है. और वहाँ अगेन अपने आप को नाउ इन दिस स्टैंजा शी इज़ इमेजिनिंग हरसेल्फ लाइक an orphan who is completely free. Okay, and who is roaming freely in the street, and with the help of her feet she is making different pattern, different designs in the soft sand, soft dust that is there, and she is comparing this silence with gold and this freedom to be very sweet. Okay, so in this stanza again we can see some literary devices. First of all the rhyme scheme, as I have told earlier कि जितने भी stanzas हैं that are the imaginative world of अमेंडा, उन सभी में भी सेम राइम स्कीम फॉलो की गई है. दैट इज ए. So we can see street, feet, sweet. Okay, all are having same rhyme scheme, or we can say all are having same sound, similar sound. Okay, street, feet and sweet. So the rhyme scheme of this stanza is A, right? Okay, one more literary device that we can see here is metaphor.
Now what is metaphor? मेटाफर इज ऑल्सो वी हैव रेड अर्लियर, जब भी हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, ओके, सो व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स हु आर हैविंग सम सेम क्वालिटी, सम सिमिलर फीचर इज देयर बिटवीन टू थिंग्स एंड देयर इज अ कंपैरिजन, एंड इन दैट कंपैरिजन जो पॉइंट्स हैं दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक, सो दैट कंपैरिजन इज नोन एज मेटाफर, ओके। सो जब लाइक और एज वर्ड को यूज़ किए बिना कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स, then that comparison is known as metaphor. So here this silence is golden, okay. So यहाँ पे जो point है वो compare कर रहे हैं silence को किसके साथ, gold के साथ, because both are having the same quality, because silence is as precious for Amanda, she is yearning for this silence, she is having a great desire for this silence, so this silence is as precious for her as the gold, okay. So इस तरह जो comparison यहाँ पे किया गया है, this comparison is known as metaphor, right. Similarly this line the freedom is sweet, again जो freedom है that freedom is compared with the sweet, okay. तो freedom is having the same sweetness, okay, that is there in sweet. So again this is a metaphor, this is a comparison between two things that are having some same similar quality or similar features, right. Next, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Again, in this stanza, the speaker is of this stanza is Amanda's mother. Again, Amanda is mother here. अब वो Amanda को फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हैं. अब वो क्या कह रही हैं? Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. So Amanda is eating some chocolate here. So उनकी मदर को अच्छा नहीं लग रहा और वो उसको रोकते हुए कह रही हैं, Don't eat that chocolate, Amanda. Why? Remember your acne, Amanda. So Amanda is having some acne on her face. Acne means pimples, okay. So ये जो टीनेज होती है इस एज में जनरली सभी के फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, ओके. सो ये बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं फेस पे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और ज़्यादा ऑयली फूड से, ओके, या फिर ज़्यादा चॉकलेट से वो एक्ने या पिंपल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो जो अमेंडा की मदर है वो नहीं चाहती कि उनकी जो डॉटर है अमेंडा उसके फेस पे एक्ने और ज़्यादा हो जाए. सो शी इज़ ट्राइंग टू स्टॉप हर टू ईट द चॉकलेट. तो कह रही हैं कि अमेंडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, रिमेंबर यू आर हैविंग सम एक्ने ऑन योर फेस, अमेंडा. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा. अब जो मदर है, मदर को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली अमेंडा से बातें किए जा रही हैं, अमेंडा को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देती जा रही हैं, बट अमेंडा इज़ नॉट लिसनिंग, शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू हर मदर. सो नाउ मदर इज़ ऑल्सो एंग्री एंड नाउ शी स्टार्टेड शाउटिंग इन अ एंग्री टोन. और वो कह रही हैं कि अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कांट यू लुक एट मी, ओके. सो ये भी उनको मदर का गुस्सा यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि वो बोले जा रही हैं, लगातार अमेंडा को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हैं, लेकिन अमेंडा इस तरह से रिएक्ट कर रही है एज इफ शी इज़ नॉट लिसनिंग, ओके. सो एक्चुअली शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन. सो मदर इज़ ऑल्सो एंग्री. अब वो बहुत गुस्से में कह रही हैं कि अमेंडा व्हेन आई एम स्पीकिंग विथ यू कांट यू लुक एट मी, ओके. So again we can see some poetic devices. First of all, rhyme scheme. So rhyme scheme is the same as we have discussed earlier. It is A B A, okay. So first, second and fourth line they are having last word, the last word of these line is Amanda, so they are having the same sound, and the third line is having the word you, so it is a different sound. So the rhyme scheme of this stanza is A B A, right. Again, so again this is the reaction of Amanda. Again she is lost in her imaginative world. So now what is she imagining? I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. So again she is lost in her own world. She is lost in her imaginative world because she wanted to have one escape from this reality. So अब वो क्या imagine कर रही है? Now she is imagining herself as Rapunzel. Okay, who is Rapunzel? So आप सबने पढ़ा होगा. It is in a fairy tale. It's a very famous character of a fairy tale. बहुत ही फेमस फेरी टेल है रुपंजल की, जो एक टावर में रहती थी. आप सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी, मूवीज़ भी है, कार्टून्स भी हैं इस पे. सो रुपंजल जो थी वो एक बड़े से टावर में उसको कैद कर लिया था. ये एक विच थी. दिस विच कैप्चर रुपंजल इन दिस बिग टावर, दिस टॉल टावर. और इस टावर में जाने का सिर्फ एक रास्ता था, दिस विंडो. और ये जो विच थी ये इस विंडो तक कैसे जाया करती थी? रुपंजल वॉज हैविंग वेरी लॉन्ग, वेरी ब्राइट, वेरी गोल्डन कलर
हेयर। सो रुपंजल जो थी वो अपने हेयर को नीचे इस विंडो से नीचे कर दिया करती थी, और जो विच थी शी यूज टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ रुपंजल्स हेयर। ओके, सो इस तरह से जो वो विच थी वो ऊपर चढ़ा करती थी। सो दिस इज अ वेरी फेमस फेरी टेल। सो नाउ अमेंडा इज इमेजिनिंग हरसेल्फ एज रुपंजल हु इज देयर, हु इज लॉक्ड अप इन दिस लॉन्ग बिग टावर। ओके, सो वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि आई एम अ रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, और जब मैं यहाँ पे स्टार में अकेली रहूँगी, ओके, मुझे बस एक विच ने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया है। सो आई हैव नो केयर इन माई लाइफ, मुझे किसी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बारे में आई डोंट नीड टू वरी और आई डोंट नीड टू बॉदर। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। नाउ शी इज़ थिंकिंग कि अगर वो इसी तरह से एक लॉन्ग टावर में अपनी लाइफ बिता दे तो यहाँ पे जो लाइफ होगी डैट विल बी वेरी ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स काम। ओके, सो उसको लग रहा है कि यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा काम होगी और बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस होगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी रेयर एक्सपीरियंस टू स्पेंड ऑल हर लाइफ ऑल अलोन इन दिस बिग लॉन्ग टावर। ओके, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अब उसके दिमाग में एक और विचार है, वो क्या सोच रही है कि अगर मैं इस तरह से रेपुंजल की तरह, मैं भी इस तरह से एक लॉन्ग टावर में मुझे कैद कर दिया जाएगा, सो मैं अपने लॉन्ग ब्राइट हेयर कभी भी विंडो से बाहर नहीं निकालूंगी। ओके, सो व्हाट इज इट मीन्स, इसका ये मतलब है कि जो रुपंजल थी वो जब अपने बाल विंडो से बाहर निकालती थी तो सो विद द हेल्प ऑफ दोज हेयर द विच वॉज एबल टू क्लाइंब अप द टावर। लेकिन जो अमेंडा है वो एक बिल्कुल शी वॉन्टेड टू स्पेंड हर लाइफ ऑल अलोन विदाउट एनी विजिटर, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो उससे अपनी लाइफ में किसी भी तरह का विजिटर नहीं चाहिए। शी ओके, उसे कोई कंपनी नहीं चाहिए। शी वॉज नॉट लाइकिंग फॉर एनी कंपनी। ओके, उसे किसी की भी कंपनी नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल अकेले वहाँ पे रहना है। सो उसके माइंड में एक और आइडिया है कि अगर मैं स्टार में पहुँच जाऊँगी, मैं यहाँ पे चली जाऊँगी लाइक रुपंजल, सो मैं अपने बाल कभी भी विंडो से बाहर नहीं निकालूंगी। सो नो वन विल बी एबल टू क्लाइंब अप द टावर। ओके, एंड शी विल बी एबल टू enjoy her freedom, to enjoy her privacy. So वो she wanted to spend her life all alone very privately, इसलिए वो she was not liking for any company or any visitor. So इस तरह की उसकी विश है कि मैं भी रुपंजल की तरह एक लंबे टावर में अपनी पूरी लाइफ बिता दूंगी और मैं अपने बाल कभी भी विंडो से बाहर करूंगी ही नहीं, ताकि no one will be able to climb up that tower like this witch. Okay, so this is the wish of the wish of Amanda, or we can say this is the imagination, this is the imaginative world of Amanda where she wanted to escape from the harsh reality. Okay, so इस तरह से वो उस रियलिटी से दूर जाना चाहती है, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। उसकी मदर कंटिन्यूसली उसे स्कोल्ड कर रही हैं, शाउट कर रही हैं। सो उस तरह से वो रुपंजल की तरह स्टार में अपनी लाइफ बिताने में उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? So here in this stanza again we can see some poetic devices. So first of all let's discuss the rhyme scheme. So rhyme scheme is the same. जितने भी stanzas हैं that are the imaginative world of Amanda. So उन सभी stanzas में the rhyme scheme is same, that is A. So here we can see care, rare, hair. Okay, care, rare, hair. So all these words are having similar sound. So rhyme scheme is A, right? One more literary device that is there is allusion. We have discussed this also. So जब भी किसी famous character, person, place का हम refer लेते हैं, that literary device is known as allusion. So यहाँ भी रुपंजल को जो refer किया गया है, this literary device is known as allusion, right? Next see. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So now again Amanda's mother is here. फिर से Amanda की mother जो है, she is the speaker of this stanza. अब वो क्या कह रही हैं, जो Amanda इतनी देर से अपनी mother की scolding सुन रही है, mother के instructions इतनी देर से वो सुन रही है, so अब उसका जो mood है वो बहुत ज़्यादा upset हो गया है. Obviously she is not liking at all, so she is very much upset. So Amanda को इस मूड में देख के मदर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. वो कह रही हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा. व्हाट इज सल्किंग? सल्किंग मीन्स बैड टेम्पर्ड मूड, और वी कैन से अनॉयड. सो जो अमेंडा है उसका मूड बहुत ख़राब हो चुका है. शी इज़ वेरी शी इज़ लुकिंग वेरी अपसेट एंड शी इज़ वेरी एंग्री. सो उसकी मदर अब कह रही हैं कि वाई आर यू सो मच एंग्री. अपना ये जो बैड टेम्पर मूड है, जो अब तुमने अपना एंग्री फेस बना रखा है, इसे तुरंत स्टॉप कर दो.
You are always so moody, Amanda. Now she is saying that, Amanda, you are always so moody. What is moody? Moody is a person who is having so much mood swings. Okay, so जो छोटी छोटी सी बातों पे इसके मूड चेंज हो जाते हैं, छोटी सी बात पे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. ओके, सो दैट पर्सन इज नोन एज मूडी. सो उसकी मदर कह रही हैं कि अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी. तुम हर बात पे इस तरह से रिएक्ट करती हो, हर बात पे तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती हो. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, अमेंडा. अब वो कह रही हैं कि अमेंडा, अगर कोई तुम्हें देख लेगा कि तुम इतने गुस्से में यहाँ पे बैठी हो, तुम्हारा मूड इतना ख़राब है, यू आर सो अनॉयड, यू आर सो बैड टेम्पर्ड, सो किसी को भी लगेगा कि दैट आई नेग्ड एट यू, दैट आई स्कोल्ड एट यू. ओके, सो वो कह रही हैं कि तुम इस तरह से नाराज़ होकर बैठी हो जैसे कि मैं तुम्हें स्कोल्ड कर रही हूँ, मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ. सो मदर के कहने का ये मतलब है कि शी वॉज नॉट ट्राइंग टू स्कोल्ड अमेंडा, शी जस्ट वॉन्टेड टू गिव सम इंस्ट्रक्शन, ताकि अमेंडा जो है वो एक वेल बिहेव्ड पर्सन बन जाए. अमेंडा में जो बैड हैबिट्स हैं, नेल बाइट करने की, अपने शोल्डर्स बैंड करके बैठने की, ओके, अपना होमवर्क शायद टाइम पे ना करती हो, अपना रूम जो है उसको भी वो बिल्कुल टाइडी नहीं रखती है. सो ये जो बैड हैबिट्स अमेंडा में, उनको वो उनकी मदर जो है वो बीइंग अ मदर वो चाहती हैं कि अमेंडा में वो बैड हैबिट्स ना रहें. तो वो सिर्फ अमेंडा को समझाने की यहाँ ट्राई कर रही हैं. सो सेम थिंग वो कह रही हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ ताकि तुम्हारे अंदर से बैड हैबिट हटे, पर यू आर रिएक्टिंग लाइक दिस एज इफ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्कोल्ड कर रही हूँ, एज इफ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नैग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें डांट रही हूँ, तुम्हें टोक रही हूँ. सो डोंट बिहेव लाइक दिस, ओके, एंड डोंट बी सो मूडी एंड स्टॉप योर सल्किंग, राइट. सो इनकी मदर लास्ट में, अमेंडा की मदर लास्ट में इस तरह से अपनी बात कह रही हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं तुम्हारी जो बुरी हैबिट है, बैड हैबिट है, उन्हें ठीक कर दूँ, सो दैट यू विल बी अ वेल बिहेव्ड पर्सन. दिस इज़ द ओनली मोटिव फॉर मी. ओके, वो कहना चाह रही है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं तुम्हें डांटूं, तुम पे गुस्सा करूं, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हारी बैड हैबिट्स ठीक हो जाएं. ओके, सो जो मदर हैं वो ट्राई कर रही हैं, लेकिन जो अमेंडा है वो उस एज में है जहाँ पे शी इज़ वेरी मच अनेबल टू अंडरस्टैंड हर मदर्स कंसर्न, और बहुत नेगेटिव वे में अपनी मदर की कंसर्न को ले रही है. शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड शी वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम दिस रियलिटी टू हर ऑन इमेजिनेटिव वर्ल्ड. शी हैज़ क्रिएटेड हर ऑन वर्ल्ड and in that world there is a peace, there is a freedom, and she wanted to enjoy that peace and that freedom. Okay, so this poem ends here. I hope the poem is very much clear to you all and all the dictate devices that we have discussed. So in the next video we will see the comprehension part and we will solve the questions. So see you in the next video. Thank you.